दोस्तों ये पार्ट है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 पर, यूके पुलिस एक्ट 2007 पर, और ये आपके यूके एपीओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर हम पुलिस के रोल, फंक्शंस और ड्यूटीज के बारे में जानेंगे जो आपके सेक्शन 39 से 49 के बीच में दिए हुए हैं। धारा 39 से 49 जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के प्रावधान है उसके अंदर दिए हुए हैं। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड एपीओ एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर उत्तराखंड पुलिस विभाग में आप काम करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या रोल होंगे, उसी के बारे में यह वीडियो है। चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। दोस्तों, रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस इन उत्तराखंड इज गिवन अंडर दी चैप्टर 5 ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट, और इसके जो प्रावधान हैं वो सेक्शन 39 से लेकर 49 तक दिए हुए हैं। दोस्तों सेक्शन 39 से लेकर 49 तक दिए हुए हैं। सबसे पहला जो प्रावधान है वो बात करता है रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। और सेक्शन 39 क्या कहता है, धारा 39 क्या कहता है कि पुलिस के क्या रोल होंगे, क्या फंक्शन होंगे और क्या ड्यूटीज होंगी। इसके अंदर सिर्फ पुलिस के इंडिकेटिव रोल और फंक्शंस बताए गए हैं एज पर दी रूल्स मेड बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि पुलिस के क्या रोल होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, उनको बताने की जिम्मेवारी किसके पास होगी, या उनको कौन निर्धारित कर सकता है। एज पर दिस प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। मगर ये जो ड्यूटीज होंगी वो ब्रॉडली इसके अंदर क्या क्या कवर होगा दोस्तों, टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स द लॉ इम्पार्शियली, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बिना किसी पक्षपात के अच्छे तरीके से लागू करवाना। टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स द लॉ इम्पार्शियली, टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। यह भी पुलिस का काम होगा। पुलिस का क्या क्या काम होगा, लोगों की जान माल की रक्षा करना, जान की रक्षा करना, लिबर्टी स्वतंत्रता की रक्षा करना, प्रॉपर्टी संपत्तियों की रक्षा करना, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, यह भी पुलिस का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। और डिग्निटी, जो राज्य के नागरिक हैं उनकी इज्जत का भी ख्याल रखना, उनकी जो मर्यादा है उनकी भी केयर करना। इज्जत या फिर मर्यादा बोल दीजिए, किसकी, जो जनरल पब्लिक है राज्य के अंदर उसकी। टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स द लॉ इम्पार्शियली, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बिना किसी भेद व पक्षपात के अच्छे से लागू करना, और बचाना किसको, लोगों की जिंदगी को, लोगों की प्रॉपर्टी को, संपत्तियों को, मानवाधिकारों को, और उसके साथ साथ स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है लोगों की, और डिग्निटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जो लोग हैं उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब आगे क्या कहता है, टू असिस्ट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में सहायता करना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में, उसका प्रशासन करने में मदद करना। टू प्रोटेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सही रखना, राज्य की आंतरिक सुरक्षा को ये पुलिस के रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज हैं दोस्तों।
टू प्रोटेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल टेररिस्ट एक्टिविटीज। आतंकी गतिविधियों को रोकना भी पुलिस का कार्य होगा, पुलिस की ड्यूटी होगी। ब्रीचेस ऑफ कम्युनल हार्मनी को भी, अगर कोई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकना भी किसका काम होगा? वो पुलिस विभाग का काम होगा। सांप्रदायिक सौहार्द को जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी पुलिस विभाग काम कर सकता है। सांप्रदायिक सौहार्द के अगेंस्ट अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसको रोकने का दायित्व भी पुलिस विभाग के ऊपर होगा। मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड अदर सिचुएशन अफेक्टिंग इंटरनल सिक्योरिटी, इसी तरह की और सारी गतिविधियां जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, उनको रोकना, उनको दबाना, उनको खत्म करना पुलिस का दायित्व होगा। दोस्तों ये आपका सेक्शन 39 के अंदर बताया गया। और आगे देखिए क्या लिखा है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग रोड, रेलवे, ब्रिजेस, इंस्टॉलेशन, एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म और एनी काइंड ऑफ अटैक। राज्य के अंदर जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, चाहे वो रेलवे हो, रोड हो, बस हो या और कैसी दूसरी सार्वजनिक संपत्ति, उसके अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ऐसे क्रियाकलापों को रोकने का दायित्व भी पुलिस के ऊपर होगा। अगर कोई वेंडलिज्म करता है, उत्पात मचाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस सार्वजनिक संपत्ति को बचाने का दायित्व भी पुलिस विभाग के पास होगा, उसकी रोल, ड्यूटी एंड फंक्शंस के अंदर होगा एज पर सेक्शन 39 धारा 39 के हिसाब से। टू प्रिवेंट क्राइम्स, अब ये देखिए आपके लिए एज असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का दायित्व होगा कि राज्य के अंदर अपराधों को रोकना, टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। राज्य के अंदर अगर अपराध हो रहे हैं तो उनको होने की संभावना को भी कम करने का दायित्व पुलिस के ऊपर होगा, बाय देयर ओन प्रिवेंटिव एक्शंस एंड मेजर एज वेल एज बाय असिस्टिंग और कोऑपरेटिंग विद अदर रेलिवेंट एजेंसीज। और राज्य के अंदर अपराध होने से रोकना या अपराध होने की जितनी भी संभावनाएं हैं उनको कम करने का दायित्व भी पुलिस विभाग के ऊपर होगा, चाहे वो पुलिस विभाग खुद से काम करे या फिर दूसरी एजेंसी के साथ तालमेल बिठाकर इस चीज का निर्वहन करे। इसकी ड्यूटी किसके ऊपर होगी? इसकी ड्यूटी पुलिस विभाग के ऊपर होगी। दिस विल बी द सोल रोल ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इन द स्टेट एज पर सेक्शन 39 ऑफ द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। दोस्तों आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है टू एक्यूरेटली रजिस्टर ऑल कंप्लेंट्स ब्रॉट टू देम बाय अ कंप्लेनेंट। पुलिस के समक्ष जितनी भी कंप्लेंट आएंगी, अगर कोई याचिकाकर्ता उनके समक्ष कोई याचिका लेके आता है और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन पर्सन और रिसीव्ड बाय पोस्ट, ईमेल और अदर मींस, चाहे वो शिकायत पुलिस के पास ईमेल से आती है या इंसान खुद लेके आता है या पोस्ट कार्ड के थ्रू आती है, उन सारी शिकायतों को ठीक से रजिस्टर करेगा एंड टेक प्रॉम्प्ट फॉलो अप एक्शन देयरऑन, त्वरित कार्रवाई करेगा ऐसी सारी शिकायतों पर। एंड आफ्टर ड्यूलिंग एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, आफ्टर ड्यूली एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेनेंट का मतलब है कि उसने ये शिकायत प्राप्त की है, इसकी रसीदी किसको देगा? जिसने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। ये धारा सेक्शन 39 के क्लॉज एफ के अंदर दिया हुआ है, मगर आप इसको सीआरपीसी के कौन से प्रोविजन से क्लब करके देखेंगे दोस्तों? सेक्शन 124 भी कहता है ना कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर इंफॉर्मेशन रजिस्टर करेगी एफआईआर के रूप में और नॉन कॉग्निजेबल के अंदर 155 के अंदर एनसीआर रजिस्टर करेगी। ठीक है, और जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर रजिस्टर कर रही है तो रिसीविंग देनी होगी किसको? जिसकी एफआईआर रजिस्टर की है। ठीक है दोस्तों, और इसको
क्योंकि ये पुलिस की एक ड्यूटी में है, रोल में है। अगर आपसे कहीं ये पूछा जाए कि ऐसा कहां लिखा है कि पुलिस को कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी, आपको सीआरपीसी तो पता ही है, मगर उत्तराखंड पुलिस एक्ट का सेक्शन 39 क्लॉज एफ भी यही कहता है। और ललिता कुमारी का केस आपको याद है? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर यह बोला गया था कि हर पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा तो उनके खिलाफ विभाग में अनुशासनात्मक रूप में कार्रवाई हो सकती है। और उसके साथ साथ एक बड़ी बात और बोल दी थी, अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ये ड्यूटी नहीं करेगा तो आईपीसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी, वो ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर दी लॉ। एक तो उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंदर यह बोल दिया गया है कि अगर पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उसको एक्यूरेटली रजिस्टर करेगा, रसीदी देगा। और उसके साथ साथ सेक्शन 154 और सीआरपीसी भी ये ड्यूटी इंपोज करता है कि पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ललिता कुमारी केस के अंदर ये बोला था, बिकॉज द पुलिस ऑफिसर कंसर्न्ड इज डिसओबेइंग अ डायरेक्शन अंडर द लॉ, क्योंकि उसने कानून की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी का पालन नहीं किया है, तो उसके ऊपर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी के अंदर केस चल सकता है और वहां पर सजा का भी प्रावधान है। मतलब जेल के अंदर भी पुलिस ऑफिसर जा सकता है और उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है, अलॉन्ग विद दी डिपार्टमेंटल एक्शन। डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही होगा, ऐसे कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस भी चलाया जा सकता है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। अभी लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस, उसके अंदर यह बोला था कि पुलिस ऑफिसर के खिलाफ किस किस तरह के पेनल्टीज लगाई जाती हैं। तो उसके अंदर अगर कोई कंसर्न पुलिस ऑफिसर इस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सीनियर अपने लेवल पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। मगर वही जो याचिका करता है, अगर उसकी कोई याचिका ठीक से रजिस्टर नहीं करता है कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर, तब उस याचिकाकर्ता के पास ऐसे कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस चलाने का भी अधिकार है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 166 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और ललिता कुमारी 166 ऑफ आईपीसी सॉरी, और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस के अंदर यह बात बोली गई थी। और उस केस के अंदर अगर केस चलता है तो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर को सजा का प्रावधान है, जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सेक्शन 154 के अंदर बोल दिया ना सीआरपीसी के, उसी का ही एड ऑन बोल सकते हैं। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी का ही एड ऑन है ये। सेक्शन 39 क्लॉज जी ये कहता है कि हर पुलिस अफसर को हर कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर करना होगा और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कमिंग टू देयर नोटिस थ्रू सच कंप्लेंट्स और अदरवाइज ड्यूली सप्लाइंग अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो याचिका करता है या जो कंप्लेंट रजिस्टर करा रहा है उसको एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन की कॉपी दी जाएगी। ये बात 154 में भी बोली गई है। और 154 तो यहां तक कहता है कि जो एफआईआर की कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी इंफॉर्मेंट। देखिए कैसे पुलिस एक्ट के प्रावधान आपके सीआरपीसी के प्रोविजन के साथ क्लब्ड हैं, कैसे इंटरलिंकिंग हो रही है प्रोविजंस की। आप समझिए इसको, रिपोर्ट टू द कंप्लेनेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट एप्रीहेंड द ऑफेंडर। जो अभियुक्त है, यह लगता है कि इसने कोई क्राइम किया है, उसको पकड़े और कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एज पर दी लॉ, लॉ के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करने की ड्यूटी किसके ऊपर है? पुलिस ऑफिसर के ऊपर है। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर है। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सीआरपीसी के अंदर। और इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन हमेशा
कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोई दूसरा इंसान हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, मगर कभी भी एक जुडिशियल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और यही बात आपके इस प्रावधान के अंदर भी बोली गई है कि इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय द पुलिस। ये पुलिस का काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना। कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाए तो उसको रजिस्टर करना भी उसका काम होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना भी काम होगा। अगर ऑफेंडर भाग रहा है तो उसको पकड़ना भी पुलिस का काम होगा। ये सारी चीजें कहां लिखी हैं? सीआरपीसी में भी हैं और आपके पुलिस एक्ट के अंदर भी है। जो इन्फॉर्मेंट है उसको एक कॉपी फ्री में देना है, किसकी? एफआईआर की। आगे चलिए। टू क्रिएट एंड मेंटेन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी, लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना को पैदा करने का भी रोल पुलिस डिपार्टमेंट का है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयों को रोकना है। और प्रमोट एमिटी, फ्रेंडलीनेस को, मतलब सद्भावना को, सद्भावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना पुलिस की कार्यशैली का पार्ट होगा। टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हेल्प टू पीपल इन सिचुएशंस अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, अगर कोई प्राकृतिक या फिर मानवकृत डिजास्टर हो जाता है तो उसके अंदर हर तरह की सहायता प्रदान करना भी क्लॉज आई के अंदर पुलिस का काम होगा। जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो एनडीआरएफ के साथ साथ जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसके लिए निभाया है। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारी पुलिस करती रहती है, उसके लिए हर पुलिस अफसर को सलाम। आगे देखिए। टू प्रोवाइड एक्टिव असिस्टेंस टू दी अदर एजेंसीज इन दी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर, लोगों के पुनर्वास और उनके राहत और बचाव के कार्यक्रम में हर संभव मदद करना दूसरी एजेंसीज को। जैसे एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, उसकी पूरी मदद करेगा अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है जो मानवकृत है या फिर प्राकृतिक है। ठीक है, ये एक रोल भी किसका है? पुलिस डिपार्टमेंट का ही है दोस्तों। बहुत आपको सारी ड्यूटीज पता चल रही है कि क्या क्या पुलिस, अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आप इन सारी ड्यूटीज को समझ लीजिए। ये ड्यूटी अगर आप करते रहेंगे तो आपके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब आगे देखिए। टू हेल्प इंडिविजुअल्स हु इन डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म टू देयर पर्सन और प्रॉपर्टी, ऐसे लोग जिनको उनकी संपत्ति को या उनके शरीर को खतरा होने का अंदेशा है, उनकी मदद करना, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना भी पुलिस का ही दायित्व है। टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प एंड अफोर्ड रिलीफ टू पीपल इन डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है जहां पर उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है तो ये दायित्व भी पुलिस विभाग का होगा कि उस इंसान की पूरी मदद की जाए। टू फैसिलिटेट ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स टू कंट्रोल रेगुलेट ट्रैफिक ऑन रोड्स एंड हाईवे, ट्रैफिक मैनेजमेंट का कार्य भी पुलिस के पास होगा, मगर इसके लिए हमारे पास कौन सी पुलिस है? अलग से ट्रैफिक पुलिस, उसका मेन कार्य होता है। टू कलेक्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलेटिंग टू मैटर्स अफेक्टिंग पब्लिक पीस, राज्य के अंदर जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं उनको कलेक्ट करना रिगार्डिंग दी जो सामाजिक शांति से रिलेटेड जितना भी इंटेलिजेंस है उसको इकट्ठा करने का दायित्व किसका होगा? पुलिस विभाग का होगा। ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम, सब क्राइम के बारे में डेटा कलेक्ट करना भी पुलिस का दायित्व होगा, इंक्लूडिंग सोशल ऑफेंसेस, अगर कोई सामाजिक अपराध हो रहे हैं तो उनके बारे में भी डेटा पुलिस विभाग ही कलेक्ट करेगा। एंड रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड अगर कोई भी चीज या इंटेलिजेंस है और उसका रिलेशन राज्य से है तो उसमें जो राज्य की पुलिस है वही इंटेलिजेंस कलेक्ट करेगी। और इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के बाद जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो इंटेलिजेंस पर काम करती हैं उनको वो सारी इंफॉर्मेशन सुपुर्द की जाएगी, उनको वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी दोस्तों। एंड डिसेमिनेट दी सेम टू ऑल एजेंसीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वही बात जो मैंने
को बोली कि जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनको वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। एंड टू परफॉर्म ऑल सच अदर ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज में बी एंजॉयड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो सारी ड्यूटीज दो राज्य सरकार टाइम टाइम पर पुलिस विभाग को, पुलिस ऑफिसर्स को देती है, उनको भी हर पुलिस ऑफिसर को करना होगा। ठीक है। टू कीप एंड डिस्प्ले इन द पुलिस स्टेशन अ रिकॉर्ड ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड पर्संस इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुख्यात अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट को मेंटेन करना, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लोग करते हैं, व्यवस्थित क्राइम जो करते हैं, उनके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन के अंदर रखने का दायित्व भी पुलिस विभाग का होगा। टू मेंटेन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड पर्संस इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। राज्य और जिला स्तर पर ऐसे कुख्यात अपराधियों का डाटा रखेगी पुलिस, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो संलिप्त क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उनका डेटा भी राज्य और जिला स्तर पर पुलिस विभाग द्वारा रखा जाएगा। A police officer shall take charge as a police officer on duty of an unclaimed properties and shall take action for their safe custody। अगर कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है जिसका कोई वारिस नहीं है, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है, तो वो पुलिस ऑफिसर उसको अपने चार्ज के अंदर लेगा और उसकी सेफ कस्टडी का प्रबंध करेगा। सेफ कस्टडी चाहे वो राज्य मालखाने के अंदर जमा कराना हो या और किसी दूसरी व्यवस्थित जगह पर या व्यवस्थित स्थान पर उसे ट्रांसफर करना हो या किसी सक्षम अधिकारी को ट्रांसफर करना हो, उसका सारा कार्यक्रम कौन करेगा? वो कंसर्न्ड एक पुलिस ऑफिसर करेगा। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको डिस्पोज ऑफ किया जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इलिसिट लिकर, अवैध शराब आती है जिससे पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, तो उनके डिस्पोजल के रेफरेंस में भी कौन काम करेगा? आपका कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर ही काम करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 40 फंक्शंस इन रिवेन्यू ऑफ एरियाज। रिवेन्यू पुलिस एरियाज के अंदर जो हमारी पुलिस है उसका क्या रोल होगा? रिवेन्यू पुलिस एरियाज के अंदर जनरली हमारी जो नॉर्मल पुलिस फोर्स है जिसके ऊपर ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट लागू होता है, वो काम नहीं करती है, वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, वहां पर उसका ज्यादा कोई रोल नहीं रहता है। मगर सेक्शन 40 कुछ रोल बताता है कि रिवेन्यू ऑफिसर्स के एरियाज के अंदर जो नॉर्मल पुलिस फोर्स है उसका क्या रोल होगा। Notwithstanding anything contained in any this act, it shall be lawful for police force and armed police units to investigate भी कर सकती है, and to render such assistance as may be required in the revenue police area in the scientific investigation of crime and regulation of crowd and relief rescue operation and such other arrangement as the district magistrate may direct in exceptional circumstance through the superintendent of police district। मतलब जो नॉर्मल पुलिस है अपने आप से रिवेन्यू पुलिस एरियाज के अंदर कोई काम नहीं कर सकती, उसके लिए क्या होगा? ऑथराइजेशन फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहिएगा, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस चीज को ऑर्डर दे सकता है, इसके रिगार्डिंग ऑर्डर दे सकते हैं, और किसके थ्रू होगा? वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह डायरेक्शन दे सकता है कि किसी रिवेन्यू एरिया के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कराइए कोई स्पेसिफिक क्राइम की, या अपनी मदद कीजिए, जो भी अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग जो भी आप हर संभव मदद कर सकते हैं वो करिए।
और हो सकता है अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत महसूस होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर भी पारित कर सकता है कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर एक रेवेन्यू पुलिस एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। ये पावर कहां दी गई है? सेक्शन 40 के अंदर दी गई है। मगर ये सारी चीज कब है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के अंदर है। मतलब जब बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए, समझ गए? नॉर्मल में नहीं, एक्सेप्शनल, मतलब इसके अलावा और कोई इलाज हो ही नहीं सकता, तब रेवेन्यू पुलिस एरियाज के अंदर नॉर्मल पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सत्यापन पर सुपरिटेंडेंट पुलिस के थ्रू यह काम कर सकती है, जो धारा 40 के अंदर बोली गई है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। सेक्शन 41 क्या कहता है? सीनियर पुलिस ऑफिसर परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। सेक्शन 41 ये कहता है कि एक जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो परफॉर्म कर सकता है, मे परफॉर्म लिखा हुआ है, एनी ड्यूटी असाइंड बाय लॉ और बाय लॉफुल अथॉरिटी टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। सीनियर पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट का काम कर सकता है, ये धारा 41 के अंदर बोला गया है, सेक्शन 41 ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंदर बोला गया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सीनियर कभी किसी जूनियर का काम नहीं करता, मगर यहां पर क्या लिखा है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जूनियर का काम कर सकता है, सबऑर्डिनेट का काम कर सकता है। ही और शी में असिस्ट, सप्लीमेंट, वो मदद भी कर सकता है, सप्लीमेंट भी कर सकता है, और जो सबऑर्डिनेट ने काम किया है उसको सुपरसीड, उसको बदल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, प्री और रोक भी सकता है अपने सबऑर्डिनेट को किसी पर्टिकुलर एक्शन को लेने से। प्रिवेंट एनी एक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय हिज ओन एक्शन और ऑफ एनी पर्सन लॉफुल एक्टिंग अंडर हिज कमांड और अथॉरिटी व्हेनेवर सेम में अपीयर नेसेसरी। कब कर सकता है ऐसा? जब उस कंसर्न्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि ऐसा करना बहुत जरूरी है और एक्सपीडिएंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली एनफोर्सिंग द लॉ और फॉर अवॉइडिंग एनी इन्फ्रिंजमेंट देयरऑफ। कब कर सकता है? जब उस कंसर्न्ड सीनियर ऑफिसर को ऐसा लगे कि यह बहुत जरूरी है और इसको अगर हमने नहीं किया तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खतरे में आ सकती है या लॉ का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा। तब उस सिचुएशन के अंदर सीनियर इवन जूनियर के काम को सप्लीमेंट भी कर सकता है, उसको असिस्ट भी कर सकता है और उसका किए हुए काम को बदल भी सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। आपने देखा होगा ना, मूवी में सुना होगा कि एक सिपाही हमेशा ड्यूटी पर रहता है और इसका प्रावधान सेक्शन 42 के अंदर किया गया है। धारा 42 इसके बारे में कहती है कि पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। एक जो पुलिस अफसर होगा वो हर समय कार्य पर होता है, ड्यूटी पर होता है और उसको राज्य में कहीं पर भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। सेक्शन 42। पुलिस ऑफिसर्स ध्यान दें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आप बोलोगे सर हमारी तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मगर धारा 42 तो ये कहती है कि हर पुलिस अफसर हर समय ड्यूटी पर तैनात रहता है और उसको राज्य के अंदर कहीं भी ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। सेक्शन 42 कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर शैल का मतलब है मैंडेटरी, मतलब जरूरी, आवश्यक रूप से, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी कंसीडर्ड टू बी ऑलवेज ऑन ड्यूटी, हमेशा उसको ड्यूटी पर माना जाएगा, एंड मे एट एनी टाइम बी एम्प्लॉयड एज अ पुलिस ऑफिसर इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और आउटसाइड इट, राज्य के अंदर या फिर इवन राज्य के बाहर भी उसको ड्यूटी पर भेजा जा सकता है किसी भी समय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो धारा 43 है उसमें यह लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर नॉट टू एंगेज इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पुलिस अफसर कोई भी दूसरी नौकरी नहीं करेगा। यह बात सेक्शन 43 के अंदर किया गया है। अदर देन हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड बाय
टू डू सो इन राइटिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ एक कंडीशन है जब एक पुलिस अफसर कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो तब है जब राज्य सरकार इस चीज की परमिशन दे दे। और राज्य सरकार से परमिशन कैसे है? मौखिक नहीं है, लिखित है। लिखित परमिशन मिलने के बाद ही कोई एक पुलिस अफसर दूसरे काम में काम कर सकता है, अदरवाइज कोई भी पुलिस अफसर कोई भी दूसरी नौकरी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता या कुछ और नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम ड्यूटी एटसेट्रा। कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज से अपने आप को हटाएगा नहीं। नो पुलिस ऑफिसर शैल विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटीज। कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस की ड्यूटी से अपने आप को नहीं हटाएगा। पुलिस ऑफिसर में ले फॉर इंफॉर्मेशन एटसेट्रा की ये 45 के अंदर बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको कैसे किसी के सामने रखेगा, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो या सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, उसके बारे में सेक्शन 45 के अंदर बताया गया है। ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एनी पुलिस ऑफिसर टू ले एनी इंफॉर्मेशन बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर के बाद 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देनी होती है ना कि कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन, या फिर अगर अक्यूज्ड पकड़ा गया तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। तो ये भी आपका सीआरपीसी से आप क्लब कर ही देखेंगे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन एंड टू अप्लाई फॉर समन वारंट, सर्च वारंट और सच अदर लीगल प्रोसेस। तो ये पुलिस का ही काम होगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने इंफॉर्मेशन देना, और अगर कोई सर्च वारंट चाहिए तो उसकी परमिशन लेना, वारंट चाहिए, समन इशू करवाना है या और कोई दूसरा लीगल क्रियाकलाप करना है तो उसकी परमिशन कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उससे लेगा। ठीक है। 46 पुलिस ऑफिसर इन टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी बीइंग अ केस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसके ऊपर कोई भी अपना वैध हक या कब्जा घोषित नहीं कर रहा है या पता नहीं चल रहा कि किसकी प्रॉपर्टी है, तब उस कंसर्न केस के अंदर पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी होगी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज ले ले, उसको अपने कंट्रोल में ले ले। और यह बात सेक्शन 46 के अंदर बोली गई है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो अगला जो प्रावधान है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप लॉ स्टूडेंट भी हैं, एपीओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस एक्ट क्या कहती है? पुलिस ऑफिसर्स टू कीप डायरी। ये स्टेशन हाउस डायरी की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर की पर्सनल डायरी की बात कर रहा है। ये कौन सी है? जो सीआरपीसी की सेक्शन 172 के अंदर पुलिस डायरी की बात हुई है, ये वही है। सेक्शन 172 के अंदर पुलिस डायरी की बात हुई है, ये वही है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू कीप अ जनरल डायरी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब। जनरल डायरी कौन सी? स्टेशन हाउस डायरी। स्टेशन हाउस डायरी हर ऑफिसर इंचार्ज की ये ड्यूटी होगी अपने स्टेशन के अंदर उस को मेंटेन करना। 48 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, इसको देख लेना। यूनिफॉर्म इंसिनिया एंड अकाउंटमेंट्स एटसेट्रा। जो यूनिफॉर्म या फिर जो सितारे वगैरह होते हैं या और उन सारी चीजों से रिलेटेड किसके पास पावर होगी डिसाइड करने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि पुलिस ऑफिसर की क्या ड्रेस होगी। मे प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म इंसिग्निया अकाउंटमेंट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एज द केस में बी फॉर पुलिस ऑफिसर्स ऑफ एनी क्लास। ठीक है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू डायरेक्शन फॉर वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। डीजीपी के पास भी पावर होगी कि यूनिफॉर्म पहनने से रिलेटेड अगर कोई आदेश पारित करना है तो वो डीजीपी साहब पास कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हमारे वो सारे प्रावधान पूरे होते हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट के हिसाब से। जो पुलिस की फंक्शंस हैं, रोल हैं, उनकी ड्यूटीज हैं,
जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंदर बताए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, और हमने इसको ललिता कुमारी केस से क्लब करके देखा, सीआरपीसी से लिंक करके देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे वो पुलिस विभाग के अंदर हैं या उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर उत्तराखंड पुलिस एक्ट आता है। अगर आप एक नॉर्मल पुलिस अधिकारी भी हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे आप उत्तराखंड में हो या किसी दूसरे राज्य के अंदर हो, पुलिस की ड्यूटीज तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको जितने भी लॉ के एग्जाम्स हैं, जुडिशरी के एग्जाम हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, मेंस, प्रीटी, सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारा दूसरा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और अगर आप देहरादून के अंदर हैं, उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तराखंड एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो संस्थान से जुड़ जाइए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। संस्थान का नंबर है 8178168201, 8178168201। डिस्क्रिप्शन में भी फोन नंबर दिया हुआ है, फटाफट से कॉल कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।